तो कल से इंशाल्लाह पूरी फुल फ्लेज्ड क्लासेस होंगी। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो आपका कोर्स इज ऑल अबाउट द प्लांट पैथोलॉजी। एज यू ऑल ऑफ नो कि जो प्लांट्स होते हैं दीज आर ऑटोट्रॉफ, ये खुद ही अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना भी फूड अवेलेबल होता है ये तो दो ही प्रोसेस की वजह से बनता है वर्ल्ड में। एक होता है फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन प्लांट्स करते हैं, एंड नंबर सेकंड होता है कीमोसिंथेसिस, कोई बैक्टीरिया करते हैं। जितना भी फूड अवेलेबल होता है प्लैनेट, जितने भी फूड चेन फूड वेब्स होते हैं, का जो मेन रीजन है वो है प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपने पढ़ा ही होगा लोअर क्लासेस में, दे नीड वाटर, they need light and minerals. As far as minerals are concerned, we have got two types of nutrients. एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए, एंड दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट लेस क्वांटिटी में चाहिए। इसी तरह इनके बगैर भी देयर आर मनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। बेटा ये प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ लाइट। लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, एज फार एज फोटोसिंथेसिस कंसर्न, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट होती है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 अप टू मोर देन 700 नैनोमीटर। इन सब में तो 400 टू 700 जो रीजन है इज कॉल्ड विजिबल लाइट। एंड इस विजिबल लाइट में भी जो स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, विजिबल लाइट का, इनमें भी वेवलेंथ्स ऐसी होती है जिन पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस अकर होता है प्लांट्स में। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ 680 या 700 नैनोमीटर्स, या ब्लू लाइट और रेड लाइट। ये वो दो रीजन है लाइट की, इनकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और अगर किसी फॉर एग्जांपल कहीं पे आप लाइट देंगे उसमें ये निकाल देंगे आप ब्लू लाइट और रेड लाइट, ऑब्वियसली जो प्लांट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। दूसरा वो ले लीजिए एग्जांपल, आपने प्लांट लिया, आपने इसको डार्क में रखा, वहां पे क्लोरोप्लास्ट डेवलप ही नहीं होंगे। क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। तो प्रोप्लास्टिड क्या होता है कि इनमें डेवलपमेंट होता है तो पहले वो बनते हैं इटियोप्लास्ट, एंड इटियोप्लास्ट से क्या होता है जब लाइट पड़ती है दीज इटियोप्लास्ट्स आर कन्वर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर आपने किसी प्लांट को डार्क में रखा, उस प्रोसेस को बोलते हैं, जो डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगी दैट आर कॉल्ड इटियोलेशन, डेवलपमेंट ऑफ इटियोप्लास्ट। या अगर फॉर एग्जांपल प्लांट में क्लोरोप्लास्ट बने भी होंगे दैट विल बी रीचेंज्ड इनटू द इटियोप्लास्ट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन जस्ट द फोटोसिंथेसिस। इसी तरह लाइट के और सारे प्रोसेस होते हैं प्लांट में जहां पे लाइट का इफेक्ट पड़ता है, उन प्रोसेस को बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो कहने मुझे बस यही कहना है कि आप अगर लाइट लोगे तो उसका एक इफेक्ट रहता है ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी तरह जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उन सब का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है ऑन द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो कोई भी आप एनवायरमेंटल फैक्टर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर लीजिए, आप लाइट ले लीजिए, मॉइस्चर ले लीजिए, पीएच ले लीजिए, सॉइल प्रॉपर्टीज ले लीजिए, हर किसी का प्लांट पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है।
और हर कोई प्लांट के लिए ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लांट ऐसा होता है विच कैन ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर्स बिटवीन 20 and 40 डिग्री। 20 to 40 डिग्री तो प्लांट सर्वाइव कर पाता है, ग्रोथ भी दिखाता है। अब इसी में कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वो ऑप्टिमम, सबसे मैक्सिमम ग्रोथ दिखाता है। इस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंड ये जो रेंज है टेम्परेचर का, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। कितना रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक प्लांट टॉलरेट कर सकता है। इसी तरह एक प्लांट पे दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी इफेक्ट रहता है। कुछ इफेक्ट्स पॉजिटिव रहते हैं और कुछ इफेक्ट्स नेगेटिव रहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। अगर किसी कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे फीवर में होता है, तो हमारे एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं, क्योंकि अब हमारी जो ग्रोथ है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है, या अगर फॉर एग्जांपल आप में कोई भी पोलर रीजन में चला जाए, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस है, या तो आपको कपड़े ज्यादा पहनने पड़ेंगे टू कम्बैट द माइनस टेम्परेचर्स। अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। जो आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा। और ये जो चेंजेस हो रही हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो, या कोई फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुस जाए, तो क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जो अभी तक हो रही थी इन द ऑप्टिमम वे, वो अब इन्फ्लुएंस होगी और डिसरप्ट होगी। या तो आपका कोई पार्ट, जो बॉडी पार्ट है, वो इफेक्ट हो जाएगा, या पूरी की पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी, या अल्लाह बचाए कि डेथ हो सकती है। अभी कोविड चल रहा है, कोविड का वायरस अगर बॉडी में चला जाए तो इसमें अल्टीमेटली निमोनिया होता है। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, इनमें भी जैसे ह्यूमन बींग्स सिक होते हैं, बीमार पड़ते हैं, इन द सेम वे जो प्लांट्स होते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं। और जो बीमारी होती है वो भी क्या होती है, या तो किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होगी, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होगी। आज का टॉपिक है, इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इसको हम प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ये प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम इट इज कंसर्न विद द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं, इनकी प्रोडक्शन, इनका यील्ड कितना होगा, या इनका हेल्थ कैसा होगा। As far as this term is concerned, phytopathology, it's a Greek term. Phyton means plants, pathos means disease. तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द नॉलेज ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिजीज। एंड इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं। कौन कौन से, जैसे यहाँ पे लिखा है, आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, यहाँ पे हम कॉज भी पढ़ते हैं कि डिजीज का कौन सा कॉज है। इटियोलॉजी हम बोलते हैं कि कॉज क्या है किसी डिजीज का, इसका कॉजेशन क्या है, इस तरह कितनी लॉस हो रहे हैं, एंड मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा इस डिजीज का। ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजीज हो रही है, इससे प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो हमें मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज। अगर हम देखेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं हम क्या है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पैरामीटर होता है कि कौन कौन सा लिविंग एंटिटी, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई फंगस हो, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से डिजीज कॉज होती है। कौन कौन से एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होते हैं which can lead to the cause of a particular disease in the plant। जैसे मैं कह रहा था पहले ही, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ये कुछ इनका कोई रेंज होता है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाए, that will disrupt the growth physiology of the plant, ultimately leading to the disease of the plant। पहला जो हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में, सॉरी, इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज।
कॉजेज में दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक होता है कोई लिविंग एंटिटी, कोई बायोटिक फैक्टर, और दूसरा होता है कोई एबायोटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर। दूसरा होता है कि ये ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है जिनकी वजह से ये फैक्टर, चाहे वो बायोटिक हो और एबायोटिक हो, इनकी वजह से कैसे डिजीज होती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म which lies behind the cause of the disease by the biotic or the abiotic factor। एंड तीसरा होता है कि कैसे इंटरेक्ट करता है एक डिजीज कॉजिंग एजेंट, हम पैथोजन बोलते हैं, और जो प्लांट होता है, इनमें कौन कौन सी इंटरेक्शंस होती है। एंड लास्टली हम क्या पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम ये डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि ये डिजीज लग ही ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किचन गार्डन में कोई आपने वेजिटेबल उगाया और आपको पता है कि इनमें कौन कौन से डिजीज होने का खतरा है, फॉर एग्जाम्पल फंगल, कोई फंगल डिजीज है, खतरा है, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं ताकि वो फंगल डिजीज उनको लग ही ना जाए। दूसरा होता है कि हम कैसे डैमेज को कम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डिजीज लग गई किसी प्लांट को, किसी क्रॉप को, तो हम कैसे उसका जो डैमेज है वो कम करें। तीसरा होता है कि अगर अब डिजीज लग गई तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, हम कोई फंजीसाइड यूज करें, कितने भी अल्टरनेटिव है ताकि ये डिजीज बढ़ ना जाए, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है, जो यील्ड जो है इस प्लांट का, इस क्रॉप का, वो ऑप्टिमम रहे, कोई इफेक्ट ना जाए। तो जो प्लांट पैथोलॉजी है, इसमें हम ऐसे ही चार एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, वो कौन कौन से बायोटिक एंड एबियोटिक फैक्टर्स हैं which can lead to the disease in the plants। नंबर सेकंड, वो कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से इन फैक्टर से एक प्लांट में डिजीज होती है। एंड नंबर थर्ड इज what are the interactions which occur between the disease causing agents and the diseased plant। And number four, what are the different parameters, different methodologies which we can opt in order to prevent the disease or alleviate or lessen, decrease the damaging effect of the disease। ऐसे ही हम क्या करते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंसेज में और जो मेडिसिन पढ़ते हैं, जैसे एमबीबीएस या एमडी में, जैसे हम मेडिसिन पढ़ते हैं या वेटरनरी मेडिसिन पढ़ते हैं फॉर एनिमल्स, मेडिसिन पढ़ते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, इसी तरह प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं हम फॉर द प्लांट्स टू मेंटेन देयर हेल्थ। We have got four objectives। Number one, to study the origin, cause and reasons, जिसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी होता है कि कॉज क्या है किसी डिजीज का। नंबर सेकंड, ये पहले का ही जो मैंने पहले आपकी स्क्रीन पे आया था, पहली स्लाइड वही है। नंबर सेकंड इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस होता है कि कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, कोई पैथोजन आया, वो कैसे इन्फेक्ट करता है, घुसता है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसके बाद कॉलोनाइजेशन कैसे करता है उस प्लांट में, कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं। तो जितने भी सारा डिजीज डेवलपमेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं अंडर द प्रोसेस पैथोजेनेसिस। नंबर थर्ड होता है कि जैसे मैंने कहा, इंटरेक्शन क्या होता है, ऐसे होता है एजेंट का एंड डिजीज प्लांट का। अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉज क्या है डिजीज का, इस सबको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एंड नंबर फोर्थ इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। हम कैसे करें किसी डिजीज को कंट्रोल, ताकि जो यील्ड हो इसमें रिडक्शन ना आ जाए। These are the four main objectives to study in the plant pathology। तो पहला होता है, now let's begin with the what is health। हेल्थ होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई जेनेटिक पोटेंशियल है, मैं कैसे अपने फिजियोलॉजिकल ये जो फंक्शन है वो कैसे कैरी आउट करता हूँ। फॉर एग्जांपल डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, या फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोसेसेस हैं मेरी बॉडी में, मैं नॉर्मली कोई फिजिकल फंक्शन कैरी करता हूँ, अगर वो मैं एक ऑप्टिमम लेवल करता हूँ, इसको बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ होता है कि एबिलिटी क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ताकि वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैरी आउट कर सके एट द नॉर्मल लेवल। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया तो डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, इनडाइजेशन हो पा रही है, तो कितनी एबिलिटी है, इसको बोलते हैं हेल्थ। अब जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हेल्थ है, इसमें कौन कौन सी फंक्शन आती है। पहला तो होता है नॉर्मल
सेल डेवलपमेंट, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सेल है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है स्टार्ट विद जाइगोट। अब ओबेसी जाइगोट को डिवाइड होना पड़ता है, एम्ब्रियो बन जाए, उसके बाद हम जन्म लेते हैं, तो अल्टीमेटली फिर हमारी बॉडी जो है इसमें कहीं कहीं पे सेल डिवीजन होती है। इसी तरह एज फार एज प्लांट कंसर्न, प्लांट में भी रीजन होते हैं जहां जहां पे सेल डिवीजन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब वहां पे क्या होता है कि नॉर्मली सेल डिवीजन होता है, उसके बाद डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन होता है, कोई सेल रूट सेल बन जाए, कोई सेल लीफ सेल बन जाए, वो फिर अपनी फंक्शंस कैरी आउट कर सकते। अब अगर ये कोई नॉर्मल सेल डिवीजन हुआ ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है उसमें डिवीजन ही नहीं हुआ, डिवीजन ही नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। या फॉर एग्जाम्पल अल्लाह बचाए कहीं पे अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, ज्यादा सेल डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर। इसी तरह दूसरी फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वी ऑल नो दैट प्लांट्स जो है वो मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और वाटर की। ये जो है दोनों चीजें, चाहे वो मिनरल हो चाहे वाटर हो, इनका मेन सोर्स जो है वो सॉइल होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब दिस वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द सॉइल, एंड फिर वो क्या करते हैं, इनको ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। लीफ हो तो जितना भी शूट होता है उसमें ये सारा का सारा फिर ट्रांसलोकेट होता है। तीसरी फंक्शन जो होती है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, वो होते हैं फोटोसिंथेसिस। हमें पता है जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनकी वजह से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइओसिस या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, फिर वो क्या होता है कि वो लीव से निकल के रूट्स में या जितने भी जो नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग रीजन्स होते हैं उनकी ओर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। चौथा जो मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है दैट इज यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस बन गए, ग्लूकोज सक्रोज बन गया, अब वो ट्रांसलेट लोकेट होगा फॉर एग्जांपल रूट्स, वहां पे क्या होगा कि यूटिलाइज होगा द ग्रोथ ऑफ द रूट्स, एंड कहीं कहीं पे क्या होता है, स्टोरेज होता है इन फोटोसिंथेसिस का। और फॉर एग्जांपल जैसे कि राइजोम्स, कॉम्स, बल्ब्स, इनमें क्या होता है कि ये स्टोरेज होता है, एंड देन दे आर यूटिलाइज्ड एज पर द नीड। एक और है मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड सिंथेट्स। हमारी जो प्लांट बॉडी है इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल प्रोसेसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है। दूसरा होता है एसेसरी या सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई डिजीज लग गई तो प्लांट बॉडी में अलग से केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, जैसे एल्कोलाइड्स होते हैं, नॉल्स होते हैं। तो जितने भी केमिकल्स बनते हैं इन द chemical reactions, चाहे वो whether they are pertaining to the primary metabolism or the secondary metabolism of the plant, इन सारे जितने भी केमिकल्स बनते हैं सबस्ट्रेट्स या प्रोडक्ट्स, इनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। इन मेटाबोलाइट्स का भी मेटाबॉलिज्म होता है। देन वी हैव गॉट वन मोर फंडामेंटल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कैसे एक प्लांट अपने आप को करता है, वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। इसी तरह एक और प्रोसेस है स्टोरेज ऑफ रिजर्व्स फॉर ओवरविंटरिंग और रिप्रोडक्शन। तो इसी प्लांट में क्या होता है कि वो कुछ रिजर्व स्टोर करते रहते हैं ताकि अगर विंटर आ जाए, विंटर में ऐसे पास कोई फोटोसिंथेसिस होते नहीं है तो वो स्टोर करते करके रखते हैं इस फूड को। ठीक है, तो ये है कोई नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन में अगर कोई चेंज आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये डिजीज है। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये एक साइंस है और एक आर्ट भी है। साइंस इसमें ये है कि हम लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ डिजीज क्या है, कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। आर्ट ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हो, जैसे आप प्लांट पैथोलॉजिस्ट हो, तो आप इजीली डायग्नोज कर सकते हो कि भाई यहाँ पे कोई प्लांट है, इसमें कोई डिजीज आ गई है, ये किसकी वजह से होती है, एंड हम कैसे इसको
इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते। प्लीज आप एक काम कर दीजिए, आप नोट भी कर लीजिएगा कि जो स्क्रीन पे आ रहा है। तो हम प्लांट को हम हेल्दी या नॉर्मल तभी कहेंगे तो जितने भी अभी तक मैंने आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बोली हैं वो नॉर्मली कैरी आउट करता हूं। अगर आप इनमें कोई भी डिविएशन आ गई, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पा रही है, रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रही है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता है, या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है मिनरल्स को या वाटर को, तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन ऐसी है, ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इट इज अ डिजीज कंडीशन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फेक्शन ऑफ रूट हुआ, तो अब इन्फेक्शन में अगर रूट फॉर एग्जाम्पल कॉयल हो गया तो फिर अनेबल होता है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है वाटर और मिनरल्स। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर जाइलम सेल्स इन्फेक्शन हो गए, तो जाइलम हमें पता ही है वो एसिड ऑफ डेथ करते हैं। तो अगर जाइलम वेसल्स इन्फेक्ट हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मिनरल्स होंगे या वाटर जो अपटेक होता है थ्रू जाइलम्स वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर फोलेज जो है में इन्फेक्शन हो गया, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो फिर हम डिजीज किसको बोलते हैं, में डिफरेंट जो फिजियोलॉजी पैथोलॉजिस्ट हैं इन्हें डिफरेंटली डिफाइन। तो स्टेकमैन और हरर जो है इन्होंने डिजीज को ऐसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी कहा है कि जो प्लांट के लिए या प्लांट पार्ट के लिए डिलीटेरियस हो, हार्मफुल हो, एंड जिससे इकोनॉमिक वैल्यू जो है घटता है प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स के लिए आप ले लीजिए पोटैटो का, टेक पोटैटो द सोर्स ऑफ फूड। अगर आप पोटैटो में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, पोटैटो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो इकोनॉमिक वैल्यू घट गया प्लांट का, हम बोलेंगे कि एक डिजीज कंडीशन है, डिजीज। एक और डेफिनेशन है कि अगर पैथोजन इंटरफेयर करे किसी भी एसेंशियल प्लांट सेल फंक्शन। मार्शल वार्ड ने क्या कहा है कि अगर प्लांट अपने फंक्शंस कैरी आउट नहीं कर पा रहा है अच्छे से प्रॉपरली, तो हम कहेंगे कि ये एक डिजीज है। इसी तरह ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी ने 1950 में एक और डिफिनेशन दी है, अगर नॉर्मल फंक्शनिंग जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का वो डिवेट हो रहा है, इसमें हार्मफुल डिविएशन हो रहा है, तो दैट इज अ डिजीज। इसी तरह और फॉलन डायमंड ने क्या कहा है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो जो डिलीटरस हो या हार्मफुल हो किसी भी प्लांट को या पार्ट को, जिससे इसका इकोनॉमिक वैल्यू घट जाए। तो आपको बस ये याद में रखना है कि अगर कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, अगर इनमें कहीं भी कोई डिविएशन आ जाए तो प्लांट जो है ये अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। इफेक्ट चाहे कोई एक पार्ट हो या पूरे के पूरा प्लांट बॉडी इफेक्ट हो जाए, इस कंडीशन रेफर्ड टू एज। अब जो प्लांट डिजीज है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें दो ही कारण है, एक होता है कि ये एक या कोई बायोटिक फैक्टर हो या कोई एबायोटिक फैक्टर। तो अब ये कैसे इफेक्ट कर पाते हैं, ये जो पैथोजेन्स है ये कैसे इफेक्ट कर पाते हैं एक प्लांट को। एक होता है कि जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट किया है आपकी स्क्रीन पे, एक होता है बाय यूटिलाइजिंग होस्ट सेल कंटेंट। तो कोई फॉर एग्जांपल प्लांट है, वो कोई नॉर्मल इसमें सेल्स हैं, कंटेंट इसका बढ़ रहा है नॉर्मली, अब कोई इसमें पैथोजन घुस गया तो उसका जो है सेल कंटेंट को ही वो खा रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, जैसे नॉर्मली वायरसेस में हो। इसी तरह नंबर सेकंड होता है कि एक अगर कोई प्लांट पैथोजन वो क्या कर सकता है, वो किसी होस्ट को किल कर सकता है, या इसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है इंटरफेयर कर सकता है, कोई टॉक्सिन डाला या कोई ऐसा एंजाइम क्रिएट हुआ बाय द पैथोजन, इसकी वजह से मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो डिसरप्ट होती है। ऑल्सो ए वे बाय विच अ प्लांट पैथोजन कैन कॉज अ डिजीज इन द प्लांट। नंबर थर्ड होता है कि वो इतना
वीक करे होस्ट को, प्लांट को, एंड किस किस व्हाट इज द मेन कॉज? ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें पता है वो जो प्लांट्स होते हैं इनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एज फार एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कंसर्न, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसेबल न्यूट्रिएंट्स। अब अगर कोई कोई पैथोजन ऐसा भी होता है कि वो क्या करता है, वो वीक करता है होस्ट को, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस हो जाए, एंड अल्टीमेटली देयर इज द कॉज ऑफ डिजीज। थर्ड होता है कि वो इंटरफेयर करे ट्रांसलोकेशन को, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो मिनरल्स का हो, चाहे वो वाटर। इसी तरह एक होता है कि वो सप्रेस कर सकते हैं क्लोरोफिल कंटेंट, वो क्लोरोफिल कंटेंट को सप्रेस करते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कोई लीफ है, वो पहले ग्रीन होता है, वो कुछ टाइम के बाद उसमें येलो कलर का बन जाता है। नॉर्मल है, समर कंडीशंस है, नॉर्मल लीव है, लेकिन इसमें क्या होता है कि येलो पैड्स पड़ जाते हैं। इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट जो है वो कम होता है इस लीफ में, लीड्स येलोइंग ऑफ द दिस लीव्स। ये भी पैथोजन का एक वे है कि वो क्या कर सकता है एक डिजीज कॉज करने के लिए। इसी तरह यू कैन रिड्यूस द लीफ एरिया। कोई नॉर्मल लीफ एरिया है, अब जितना लीफ एरिया होगा उतना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा प्लांट। अब कोई ये ऐसा कोई पैथोजन क्या करता है कि वो डेवलपमेंटल चेंजेस ऐसे लाता है प्लांट में ताकि इसका जो लीफ एरिया है वो घट जाए। इसी तरह the plant pathogen can curb the movement of solutes and water to the stems. Normally सोल्यूट भी अपटेक हो रहे हैं, वाटर भी, लेकिन वो ट्रांसलेटेड नहीं हो पा रहे हैं थ्रू जाइलम। इसी तरह कहीं कहीं क्या होता है कि प्लांट पैथोजेंस क्या करते हैं, दे डिस्टर्ब द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द रूट्स। अब नॉर्मली रूट्स हैं, क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। अगर उसमें डिस्टरप्शन आ जाए तो विल्टिंग होती है, दैट कैन अल्टीमेटली कॉज द डेथ ऑफ द प्लांट ऑल्सो। इसी तरह अगर डेट बन गया कहीं पे ग्रीन लीव्स में, लेकिन वो ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है टू द रूट, ऑब्वियसली रूट की ग्रोथ डेवलपमेंट होगी नहीं। सो दीज आर डिफरेंट ways by which the plant pathogen can cause disease in the plants. मैं फिर से दोहराऊंगा, what are the different ways? Number one, it can utilize host contents. Number second, it can kill the host or interfere with the basic जो metabolic process है by the action of their enzymes or toxins. Number third, by weakening the host due to the continuous loss of the nutrients. Number four, it can interfere with the translocation of the food, minerals, and water. Number fifth, the plant pathogen can suppress the chlorophyll content present in the green parts of the plant. Number one more, can reduce the leaf area. It can cause a disease by curbing the movement of the solutes and water through the stems. It can reduce the water absorbing capacity of the roots. It can suppress the translocation of photosynthetes away from the leaves. So these are the different ways by which the plant pathogen can cause disease in the plant. यहाँ पे what you are seeing in the screen, we have got what we call as the disease triangle. Disease triangle है, ये concept इसलिए दिया गया है कि keeping in view the main factors which are responsible for the disease development in the host. यहाँ पे आप देख रहे हो, we have got the host, for example plant, and disease कोई cause हो रही है, पैथोजन वो कोई फैक्टर जिससे से ये डिजीज हो रही है। और होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एंड जो ये तीनों है ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में। एंड इसमें एक और फैक्टर है व्हाट वी कॉल एज टाइम। टाइम में अगर ये जो है होस्ट जो है, पहली बात तो ये है कि इट मस्ट होता है कि कोई पैथोजन इफेक्ट कर सकता है अपना कि नहीं कर सकता। मतलब कोई पैथोजन आ गया प्लांट में घुस गया, लेकिन वो वहां पे इफेक्ट नहीं कर पाता है, हम बोलेंगे प्लांट जो है रेजिस्टेंट है। और अगर वो रेजिस्टेंट नहीं, हम बोलेंगे ससेप्टेबल है। दैट मीन्स कि पैथोजन कोई इल इफेक्ट कॉज कर सकता है एक होस्ट। तो जो पैथोजन है, पैथोजन की एक क्वालिटी ये होनी चाहिए, इट मस्ट बी वायरुलेंट। वायरुलेंट होता है